Hello friends, welcome to another new vlog of ANS Jurisprudencia Limited। आज हम बात करेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस की। क्या होता है मेडिकल नेग्लिजेंस, ज्यूरिसडिक्शन और किन किन तरह की लाइबिलिटीज मेडिकल नेग्लिजेंस में निकल के आती हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस के कॉन्सेप्ट को हम कुछ फेमस केस लॉज के जरिए भी समझेंगे। क्या ड्यूटी होती है डॉक्टर्स की, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए डॉक्टर्स को, और डिफेंसेस क्या होते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी और फ्रिक्वेंटली लेके आ सकें। मेडिकल नेग्लिजेंस दो शब्दों को मिला के बना हुआ है, मेडिकल और नेग्लिजेंस। मेडिकल का मतलब क्या होता है ये हमें आपको अच्छी तरीके से पता है। नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? नेग्लिजेंस एक टॉट लॉ का सब्जेक्ट है, एक टॉट लॉ का टॉपिक है। नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि एक रीजनेबल इंसान जो भी कोई काम किसी भी परिस्थिति में करता है, तो अगर वो काम दूसरा कोई व्यक्ति करे और उस कार्य की वजह से किसी तीसरे व्यक्ति को उससे कोई हार्म हो या उससे कोई डैमेज हो, तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, उस पर्टिकुलर चीज को हम नेग्लिजेंस के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट इज मेडिकल नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस एन एक्ट ऑफ ओमिशन और एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग which a competent medical man should not do in a reasonable circumstances। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा कार्य जो कि एक रीजनेबल मेडिकल प्रैक्टिशनर या रीजनेबल मेडिकल प्रोफेशनल नहीं करता है, अगर उसने ड्यू डिलीजेंस और ड्यू केयर का प्रोसीजर अपनाया है तो। मेडिकल नेग्लिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, वो इसलिए लेके आया गया ताकि जो मिसहैपनिंग होती है या जो भी गलत निर्णय के कारण पेशेंट्स की सफरिंग होती है उनको कम किया जा सके और डॉक्टर्स के ऊपर एक एक्सटेंडेड लाइबिलिटी और एक एक्सटेंडेड ऑब्लिगेशन क्रिएट करी जा सके, ताकि वो अपने प्रोफेशन में किसी भी प्रकार का अनौपचारिक और अनैतिक कार्य को बढ़ावा ना दे। क्योंकि डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है उसमें एटमोस्ट गुड केयर और एटमोस्ट गुड फेथ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि हम सबको पता है, मेडिकल नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट आईपीसी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में आता है। मेडिकल नेग्लिजेंस का ज्यूरिसडिक्शन इन तीनों क्षेत्रों में माना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो कि एज अ पेशेंट किसी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो रहा है, उसका उस डॉक्टर के साथ एक फ्यूडिशरी रिलेशनशिप बनता है। उस रिलेशनशिप के साथ एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, कि डॉक्टर जो है उस पेशेंट की ड्यू डिलीजेंस के साथ विद एटमोस्ट गुड केयर उसकी केयर करेगा, ताकि उसको जो भी उसकी समस्या है उससे उसको छुटकारा दिलवाया जा सके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मेडिकल नेग्लिजेंस को एज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर एंड अ मैन्युफैक्चरर और अ सेलर ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस इस तरीके से कंसीडर किया जाता है। तो जब केस एज अ कंज्यूमर जब कंज्यूमर लॉ में केस जाता है तो उसको हम लोग कंज्यूमर डिस्प्यूट की तरह देखते हैं। वेयरएज आईपीसी में मेडिकल नेग्लिजेंस का सेक्शन 304A जो कि बात करता है नेग्लिजेंस की, क्रिमिनल नेग्लिजेंस की बात करता है 304A। आईपीसी का सेक्शन 304 बात करता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसी के एम्बिट में आता है हमारा मेडिकल नेग्लिजेंस, विच इज ऑल्सो नोन एज अ पार्ट ऑफ अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। अब हम बात करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट की, कि मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में लायबिलिटी को कैसे फिक्स किया जाता है। इसके लिए हम 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। पहला प्रॉक्सिमिटी, दूसरा कॉन्ट्रीब्यूटरी, तीसरा फोरसाइट, चौथा डायरेक्ट कनेक्शन। सबसे पहला आता है हमारा प्रॉक्सिमिटी। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि कॉज और कॉन्सिक्वेंस में एक प्रॉक्सिमिटी रिलेशनशिप होना चाहिए। जिस कॉज की वजह से ये कॉन्सिक्वेंस हुआ है, उस कॉज और उस कॉन्सिक्वेंस में एक रिलेशन होना चाहिए, ताकि उस कॉज की वजह से हम डैमेज को ट्रेस कर सकें और वो लाइबिलिटी डॉक्टर्स के ऊपर फिक्स करी जा सके कि उनके नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से ये पर्टिकुलर डैमेज विक्टिम ने सफर किया है या जो भी पेशेंट है उसने सफर किया है।
दूसरा हमारा पॉइंट होता है कंट्रीब्यूशन का। कंट्रीब्यूटरी का प्रिंसिपल फ्रेंड्स क्या कहता है? कंट्रीब्यूटरी के प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी कॉन्सिक्वेंस या कोई भी डैमेज अगर दोनों पार्टीज के कंट्रीब्यूशन की वजह से हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवाइयां या सुझाए गए तरीके पेशेंट ने फॉलो नहीं किए हैं और उसकी वजह से वो डैमेज अकर हुआ है, तो इस डैमेज में हम डिफेंस लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का, कि इसमें जो भी कॉन्सिक्वेंस या जो भी डैमेज हुआ है वो दोनों पार्टीज की कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। तीसरी चीज है फोरसाइट। जो कोई भी डैमेज हुआ है, जिस वजह से डैमेज हुआ है, वो एक प्रॉपर रीजनेबल फोरसाइट में आना चाहिए कि अगर इस तरह का मिसहैपन या इस तरह का मिसकंडक्ट प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई डॉक्टर करता है तो उस मिसकॉन्डक्ट का या उस ब्रीच की वजह से दीज आर द डैमेजेस विच कैन बी फोरसीन, या वो डैमेजेस जो कि देखे जा सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रीच। लास्ट का टॉपिक होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप। किसी भी कॉज में और उसके कॉन्सिक्वेंस में देयर शुड बी अ डायरेक्ट रिलेशन, कि इस पर्टिकुलर कॉज की वजह से ही ये कॉन्सिक्वेंस हुआ है। अगर उस कॉन्सिक्वेंस का कोई और डायरेक्ट रीजन होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश द प्राइमा फेसाई केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। अब हम बात करेंगे विनफील्ड्स ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग मेडिकल नेग्लिजेंस। विनफील्ड के हिसाब से मेडिकल नेग्लिजेंस के केस को एस्टेब्लिश करने के लिए 4 मेजर ग्राउंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड है कि देयर शुड बी अ लीगल ड्यूटी। दूसरा है कि जो लीगल ड्यूटी है दैट ड्यूटी शुड बी टुवर्ड्स अ पर्सन। और तीसरा है कि प्लेंटिफ मस्ट मेक अ ब्रीच ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्यूटी। और लास्ट है कि डिफेंडेंट को उस पर्टिकुलर ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस या डैमेज सफर करने पड़े। एक बार फिर से मैं इसको समराइज करूंगा कि देयर शुड बी अ लीगल ड्यूटी, और वो लीगल ड्यूटी एक पर्सन की तरफ होनी चाहिए, और प्लेंटिफ उस पर्टिकुलर लीगल ड्यूटी को ब्रीच किया होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर ब्रीच की वजह से डिफेंडेंट को कोई ना कोई हार्म या कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस सफर करने हुए या सफर किया होगा। तब जाके हम मेडिकल नेग्लिजेंस के केस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ विनफील्ड। इस इंग्लिश लॉ के प्रिंसिपल को समझने में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी रोल प्ले करती है, पिजन होल थ्योरी, जो कि सेलमेंट द्वारा प्रोपोगेट करी गई थी। इस थ्योरी के हिसाब से द स्कोप ऑफ लॉ ऑफ टॉट हैज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हेंस द रेमेडीज आर। इसका मतलब है कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट का प्रिंसिपल है वो टाइम के साथ हमेशा इवॉल्व होता रहता है, और जैसे जैसे लॉ इवॉल्व होता है वैसे ही वैसे रेमेडीज इवॉल्व होती हैं। यही सेम प्रिंसिपल मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में फॉलो किया जाता है कि मेडिकल नेग्लिजेंस का लॉ पहले कुछ और था, आज की डेट में कुछ और है, और इसी वजह से जैसे जैसे मेडिकल एक्सपर्टाइज बढ़ रही है और ज्यूरिस्प्रूडेंशियल अंडरस्टैंडिंग लॉ को लेके बढ़ रही है, वैसे ही वैसे मेडिकल नेग्लिजेंस के कॉन्सेप्ट की एक्सेप्टेंस और मेडिकल नेग्लिजेंस के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा अच्छी तरीके से समझा जा रहा है। अब हम इंग्लैंड के हेल्सबेरी लॉ की क्या रीजनिंग है मेडिकल नेग्लिजेंस को लेके, उसके बारे में बात करेंगे। इंग्लैंड के लॉ के हिसाब से किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर को बहुत ज़्यादा हाई कंपिटेंसी या बहुत ही लो कंपिटेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति को जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर है, अपनी प्रोफेशनल मेडिकल ड्यूटीज डिस्चार्ज करते वक्त उसको एज अ नॉर्मल, रीजनेबल, प्रूडेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरह बिहेव करना होता है इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। कोई भी व्यक्ति से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि उसके पास हर चीज की प्रोफिशिएंसी हो, और यही बेस है इंग्लैंड के हॉल्सबेरी लॉ का रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। इंग्लैंड के हेल्सबेरी लॉ की इन डेप्थ नॉलेज के लिए हम इसको 2 प्रोमिनेंट केस लॉज की हेल्प से समझेंगे। पहला केस लॉ है बोलम वर्सेस फेरियन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमिटी का, और दूसरा केस लॉ है किंग वर्सेस फिलिप्स का, जो कि अभी आपकी स्क्रीन के सामने पीपीटी
आपके स्क्रीन के सामने पीपीटी की हेल्प से डिस्प्लेड है। अलग अलग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में किस तरह से मेडिकल नेग्लिजेंस को डिफाइंड किया गया है और उसकी रेमेडीज किस तरह से सॉर्ट करी जाती हैं, अब हम लोग ये जानेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से किसी भी पेशेंट और डॉक्टर की रिलेशनशिप जो होती है उसके साथ एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आता है। उसका मतलब होता है कि डॉक्टर अपने प्रोफेशनल और टेक्निकल नो हाउ की हेल्प से बेस्ट पॉसिबल हेल्प विद ड्यू डिलीजेंस एंड बेस्ट ड्यूटी के साथ करेगा, और अगर इन केस वो उस पर्टिकुलर चीज को करने में सफल नहीं होता है बिकॉज उसका नेग्लिजेंट वे या नेग्लिजेंट बिहेवियर की वजह से उस पर्टिकुलर पर्सन को लॉस देखना पड़ता है या लॉस का सामना करना पड़ता है, कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस होता है इसमें उसका लॉस होता है, जैसे कि वो लॉस उसकी डेथ का भी हो सकता है, वो लॉस उसके कोई परमानेंट या टेम्पोररी डिसेबलमेंट का भी हो सकता है। इस केस में हम लोग लॉ के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से उस पर्टिकुलर पर्सन को चार्ज करते हैं या पेनलाइज करते हैं। अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर और पेशेंट की रिलेशनशिप को बिजनेस रिलेशनशिप की तरह देखा जाता है, जिसमें पेशेंट अपने आप को डॉक्टर को सरेंडर करता है इन ऑर्डर टू गेट रिड अवे द प्रॉब्लम्स दैट पर्टिकुलर पर्सन इज फेसिंग। इसमें एक डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि डॉक्टर अपनी बेस्ट टेक्निकल नो हाउ या बेस्ट प्रोफेशनल एथिक्स और प्रोफेशनल स्किल्स का यूज करके अपने पेशेंट को उसका डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव दिलवाने की कोशिश करता है। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में डॉक्टर जो है वो पेशेंट के साथ एक फ्यूडिशरी रिलेशनशिप में रहता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में एक इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन होती है कि डॉक्टर ड्यू डिलीजेंस को फॉलो करेगा और पेशेंट जो भी डॉक्टर द्वारा सजेस्टेड तरीके होंगे या प्रिस्क्राइब मेडिसिन होंगी उनको लेगा। और किसी भी केस में जब डिस्प्यूट होता है दोनों के बीच में, तो इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हम लोग कंज्यूमर कोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। हम बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस की और किस प्रकार की लायबिलिटी अराइज होती है मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में। सबसे पहले एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, जैसा कि हमने एथिकल नेग्लिजेंस में जाना था कि एथिकल नेग्लिजेंस में हम 7 A's को इस्तेमाल करते थे। एडल्ट्री, एबॉर्शन, एल्कोहल एडिक्शन, एसोसिएशन विद अनक्वालिफाइड पर्सन्स इन प्रोफेशनल मैटर्स, एडवर्टाइजिंग और एब्सेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ऐसे ही मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में हम लोग 4 D's के ऊपर रिलाई करते हैं। ड्यूटी टू पेशेंट, डेलीगेशन ऑफ दैट ड्यूटी, डैमेजेस फोरसीन और डायरेक्ट कॉजेशन। इसका मतलब होता है देयर शुड बी अ ड्यूटी टू पेशेंट और उस ड्यूटी में डेफिशिएंसी होती है और उस डेफिशिएंसी के कारण एक डैमेज होता है, और जो डैमेज हुआ होता है उस डैमेज दैट पर्टिकुलर डैमेज इज अ रीजनेबल और इज कवर्ड अंडर अ रीजनेबल फोरसाइट। वो एक अनुमानित डैमेज होता है कि हाँ उस पर्टिकुलर ब्रीच या उस पर्टिकुलर नेग्लिजेंस एक्ट के कारण ऐसे डैमेज हो सकते हैं। और लास्ट होता है डायरेक्ट कॉजेशन, कि दोनों डैमेज और ब्रीच के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। इससे हम स्टेब्लिश करते हैं द केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, किस प्रकार की लाइबिलिटीज मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में एसोसिएट होती है। 2 तरह की लाइबिलिटीज मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में स्टैब्लिश होती हैं, सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी क्या होती है? सिविल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसमें कंपनसेशन मांगा जाता है उस पर्टिकुलर डैमेज या ब्रीच की वजह से जो डैमेज हुआ है, उस ब्रीच की वजह से जो डैमेज हुआ है उस डैमेज के लिए कंपनसेशन मांगा जाता है। और दूसरी हो गई हमारी क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी में क्या होता है? क्रिमिनल लाइबिलिटी में जब ब्रीच की वजह से जो डैमेज हुआ है उस डैमेज के लिए हम उस पर्टिकुलर डॉक्टर को इम्प्रिजनमेंट करने की बात करते हैं या हम उसके ऊपर लीगल सैंक्शंस लगाने की बात करते हैं, तब हमारा केस क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंडर में फॉल करता है। और जब हमारा केस क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंडर में फॉलो करता है तब हमारा आईपीसी का 403A का जो सेक्शन है वो रोल में आता है और इसके अंडर
2 साल का अप्रिजमेंट किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए डेजिग्नेटेड है इन केस अगर कोर्ट उसको मेडिकल नेग्लिजेंस करते हुए पाती है या मेडिकल नेग्लिजेंस में उसको लाइबल पाती है। वीडियो के एंड में हम बात करेंगे प्रिकॉशंस और डिफेंसेस ऑफ अ मेडिकल नेग्लिजेंस की, क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए और क्या क्या डिफेंसेस होते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के। सबसे पहला प्रिकॉशन होता है कि डॉक्टर शुड नॉट बी ओवर प्रोमिसिंग। दूसरा है कि जो दवाइयां या जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको देने से पहले, एडमिनिस्ट्रेशन से पहले उसकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए, प्रॉपर उसका एनालिसिस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ अ पेशेंट। तीसरा होता है कि इन केस ऑफ अपॉइंटिंग अ जूनियर देयर शुड बी अ प्रोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग दैट दैट पर्टिकुलर जूनियर जो कि उस पर्टिकुलर पेशेंट की असिस्टेंस के लिए डिप्लॉय किया जा रहा है या डिस्चार्ज किया जा रहा है, उसके अंदर एक प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पेशेंट्स मेडिकल कंडीशन। चौथा होता है डॉक्टर शुड ऑलवेज कीप इन माइंड द इम्यूनाइजेशन। उनको किसी भी दवाई को देने से पहले उस पर्टिकुलर पर्सन की मेडिकल हेल्थ को या मेडिकल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए उसका इम्यूनाइजेशन करवाना बहुत जरूरी है। कोई भी पांचवा टॉपिक होता है, पांचवा प्रिकॉशन है किसी भी ऐसे एडवर्स केस में जहां पे डॉक्टर्स की टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग या टेक्निकल नो हाउ कम साबित होती है, ऐसे केस में डॉक्टर्स को हमेशा अपने सीनियर से सेकंड एडवाइस या सेकंड कंसल्टेशन करना चाहिए। लास्ट का हमारा टॉपिक है कि पेशेंट से हर चीज पे कंसेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर्स को अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ करने की परमिशन नहीं होती है एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेवरल इमरजेंसीज जहां पे पेशेंट या उसके साथ वाले कंसेंट देने की स्थिति में नहीं होते हैं और उस पर्टिकुलर चीज की वजह से उस पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो अगर कोई भी डॉक्टर गुड फेथ में आके कोई ऐसा काम करता है बिना कंसेंट के तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज एक्सेप्टेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब डिफेंसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला डिफेंस आता है नो ड्यूटी टुवर्ड्स द पेशेंट। जो पेशेंट ने डैमेज सफर किया है उस पर्टिकुलर पेशेंट पे उस पर्टिकुलर डॉक्टर की कोई ड्यूटी नहीं थी। दूसरा डिफेंस होता है जो भी ड्यूटी उस पर्टिकुलर डॉक्टर ने डिस्चार्ज करी है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के रीजनेबल मेडिकल प्रोसीजर्स को या मेडिकल नो हाउ को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके अंदर में ही हमारा एक लैटिन मैक्सिम आता है जिसको नोविस एक्टस इंटरवेनियस के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है दैट पर्टिकुलर ब्रीच और पर्टिकुलर डैमेज इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अ डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू बट इज अ रिजल्ट ऑफ एनी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। तीसरा हमारा डिफेंस होता है रीजनेबल रिस्क ऑफ डैमेज। रीजनेबल रिस्क ऑफ डैमेज में किसी भी पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी पर्टिकुलर दवा के एडमिनिस्ट्रेशन में इस चीज का पहले से ही अनुमान होता है कि इस दवा का इस पर्टिकुलर व्यक्ति पे ऐसा एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। तो ऐसे केस में भी डॉक्टर्स के पास ये डिफेंस अवेलेबल है। और चौथा हमारा डिफेंस होता है मेडिकल मेलो अकरेंस का, कि कोई भी दवाई को एडमिनिस्टर करने के बाद या किसी भी ट्रीटमेंट को एडमिनिस्टर करने के बाद दीज आर दी प्रिज्यूम्ड मल अकरेंसेज विच हैव हैपेंड टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट। इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।